सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 3 हिमालय की बेटियां पाठ का अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम पाठ में दिए गए प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम इस पाठ में दिए गए प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं और उनके उत्तरों को जानते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, नदियों का माँ स्वरूप तो माना जाता है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी प्रेयसी यानी प्रेमिका व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? यानी ये इन दो नदियों की क्या विशेषता बताई गई हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की? उत्तर देखते हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों महानदियां हैं, जिनमें बहुत सारी अन्य छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं। ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। यानी कि हिमालय से पिघलती हुई बर्फ की एक एक बूंद मिलाकर ये नदियाँ बनी हैं। इनका रूप इतना लुभावना है, यानी आकर्षित करने वाला है, कि समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इनका रूप विशाल और विराट है, यानी बहुत बड़ा रूप है इनका। प्रश्न 3 देखते हैं। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इसका उत्तर है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण यानी पालन पोषण करती रही हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। ये हमें पीने को जल तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होती हैं। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए नदियाँ बहुत कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेकर ने उन्हें लोकमाता कहा है। प्रश्न 4 देखते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने इसकी अनुपम छटा यानी बहुत अधिक सुंदरता की, इससे निकलने वाली नदियों की, उनकी अठखेलियों की, बर्फ से ढकी सुंदर पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों आदि की प्रशंसा की है। अब अगला प्रश्न देते हैं। यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं, यानी उनका जल प्रदूषण के कारण गंदा हो चुका है। छठवां प्रश्न, अपने संस्कृत शीर्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? तो उत्तर हो सकता है, हिमालय में, यहाँ गलत टाइप हो गया, हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अब भाषा की बात यानी व्याकरण। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट व सुंदर बन जाता है। उदाहरण, क, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी और मामे की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यानी ये दोनों जो उदाहरण दिए गए हैं, इसमें लेखक ने, नागार्जुन जी ने इस पाठ में तुलनाएं, समानताएं प्रस्तुत की हैं। इससे अर्थ जो है सुंदर और प्रभावशाली बन जाता है। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकाल कर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो सकता है दादी माँ पाठ से। नंबर 1, सचमुच दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगती थी। यहाँ भी देखिए तुलना और समानता की गई है। दूसरा, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने, ये आपकी पाठ से ही लिया गया है। तीसरा,
हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। चौथा, बड़े मियाँ के भाषण